बच्चों, कैसे हो? 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से राम सर के साथ आज आप खड़े हैं चैप्टर 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे पढ़ने के लिए। तो बैक विथ राम सर। तो आज अपन चैप्टर 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। तो देखो, यह मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है और मॉडर्न फिजिक्स जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलहाल इस वर्ल्ड में जो रिसर्च चल रही है वह मॉडर्न फिजिक्स पे चल रही है। आपने देखा होगा जितनी भी हॉलीवुड मूवियां बन रही है, आपकी आयरन मैन, एंटमैन, वो सारी की सारी जो मूवियां हैं वह मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड है। तो अगर आपको भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, फिजिक्स रिसर्च में जाना है, तो यह चैप्टर ध्यान से पढ़ें। और अगर नहीं भी जाना है तो भी ध्यान से पढ़े, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड में यह चैप्टर जो है अकेला चैप्टर यह 4 नंबर का आता है। बहुत ही इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप समझ सकते हो, जब इस चैप्टर का यूज जो है मूवियों में होता है, तो क्यों ना इस चैप्टर पे अपन भी एक मूवी बना लें। तो चलो इस चैप्टर की अपन शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अपन इसको जो लेते हैं, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन लेंगे वो लास्ट चैप्टर से लेंगे। लास्ट चैप्टर जो था अपना वो कौन सा था? तरंग प्रकाशिकी। कौन सा चैप्टर था? तरंग प्रकाशिकी, या जिसको बोल रहे थे अपन प्रकाश की प्रकृति वाला चैप्टर था। तो इस प्रकाश की प्रकृति का जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर देखा था, जरा याद करो उस फर्स्ट लेक्चर को। तो क्या था बेटा उस फर्स्ट लेक्चर में? उस फर्स्ट लेक्चर में प्रकाश क्या होता है या प्रकाश की प्रकृति क्या थी, उसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। तो पहला जो सिद्धांत था वो था अपना न्यूटन का कणिका सिद्धांत। याद है क्या न्यूटन का कणिका सिद्धांत? क्या था बेटा न्यूटन का कणिका सिद्धांत? न्यूटन का कणिका सिद्धांत था कि किसी भी प्रकाश स्रोत से ये जो प्रकाश उत्सर्जित होगा, ये जो प्रकाश जाएगा, यह प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में जाता है और इन छोटे छोटे कणों को ही क्या कहते हैं अपन? कणिकाएं कहते हैं, जिनको इंग्लिश में जो है अपन ने कैप्सुलर कणिकाएं बोली थी। तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इनको कणिकाएं कहते हैं। यह जो सिद्धांत है यह 17वीं सेंचुरी के लास्ट में या 18वीं सेंचुरी के जस्ट स्टार्टअप में दिया गया। स्टार्ट होते टाइम या स्टार्ट होने से पहले यह माना गया कि प्रकाश क्या है? प्रकाश में छोटे छोटे कण होते हैं, यह माना गया। तो इसके द्वारा जो थे अपन ने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कर दी। दो चीजें समझा दी, दो घटनाओं को समझा दिया। अगर प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में होता है तो प्रकाश का परावर्तन भी देख लिया और अपवर्तन को भी समझा दिया। फिर जो है एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हाइगेंस। क्या नाम था? हाइगेंस नाम था। तो इस वैज्ञानिक ने क्या कहा? इस वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश जो होता है वह कणों के रूप में नहीं, तरंगों के रूप में होता है भैया। प्रकाश जो है वह कौन सी तरंग है? प्रकाश जो है वह अनुदैर्ध्य तरंग माना था। इसने कौन सी तरंग माना था? अनुदैर्ध्य तरंग माना था। प्रकाश को क्या माना था? अनुदैर्ध्य तरंग माना। अब अनुदैर्ध्य तरंग माना तो इस तरंग के लिए क्या चाहिए अपन को? माध्यम चाहिए।
और माध्यम चाहिए, तो इसने कौन सा माध्यम माना, इसने मान लिया कि एक ऐसे तुक्का लगा दिया कि एक सर्वव्यापी माध्यम जो है ईथर होता है, एक ईथर माध्यम की कल्पना कर ली। तो इस तरंग प्रकृति के आधार पे जो है इसने व्यतिकरण, व्यतिकरण आप पढ़ चुके हो क्या होता है, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, इन सब चीजों को समझा दिया, व्यतिकरण को, परावर्तन को, अपवर्तन को, इनको समझा दिया। लेकिन एक और घटना जो लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी अपन ने, ध्रुवण, इसको नहीं समझा पाया, इसको नहीं समझा पाए। तो इसी के आगे जो है मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक आए, मैक्सवेल। तो फिर मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा कि भैया प्रकाश होता तो तरंग ही है, लेकिन कौन सी तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। जब विद्युत चुंबकीय तरंग होगी तो विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम भी नहीं चाहिए, और माध्यम नहीं चाहिए तो यह जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इससे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, इन सब को अपन समझा सकते हैं। तो ये जो हाइगेंस और मैक्सवेल जो आए थे वह 18वीं सेंचुरी में आए थे, 18वीं शताब्दी में। और यह जो न्यूटन जो आया था वह 18वीं शताब्दी के जस्ट स्टार्टअप में बोल सकते हैं, या उससे जस्ट पहले, मतलब 17 के लास्ट में बोल सकते हैं अपन, उस टाइम यह सिद्धांत दिया था। तो यह सिद्धांत जो था हाइगेंस का सिद्धांत, क्योंकि उस टाइम व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सब की खोज हुई थी 18वीं शताब्दी में। तो यह व्यापक रूप से मान लिया गया कि प्रकाश क्या है, एक तरंग ही होती है, कण नहीं होता। फिर भैया अपन आते हैं 19वीं शताब्दी में। तो चलो 19वीं शताब्दी में आते हैं। तो 19वीं शताब्दी में आते आते क्या हुआ, जब अपन 19वीं शताब्दी में आए, तो जब 19वीं शताब्दी में आए तो 19वीं शताब्दी में कुछ खोज हुई, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई, रमन प्रभाव की खोज हुई, और कॉम्पटन प्रभाव की खोज हुई। इन प्रभावों की खोज हुई। और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, और ये जो प्रभाव है यह किस रूप में होता है, यह तभी संभव है जब प्रकाश जो है कणों के रूप में हो। तो ये क्या व्यक्त करता है भाई, प्रकाश का अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा, रमन प्रभाव देखा, कॉम्पटन प्रभाव देखा, और ये प्रभाव जो है वो कणों से संबंध रखते हैं। तो ये कणों से संबंध रखते हैं। तो प्लांक नामक वैज्ञानिक आए, कौन से वैज्ञानिक आए, प्लांक नामक वैज्ञानिक आए, और उस प्लांक नामक वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि प्रकाश जो है वह, वो जो छोटे छोटे कण जो थे उन कणों को क्या मान लिया, फोटोन मान लिया। तो प्रकाश जो है वह फोटोन के रूप में होता है, फोटोन के रूप में। फोटोन क्या है, प्रकाश जो है वह ऊर्जा के विकिरण के रूप में होता है, और यह ऊर्जा या विकिरण जो है इसका उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता। जैसे ये कोई बॉडी है, इससे यह ऊर्जा जो निकलेगी, और ये कोई दूसरी बॉडी जो है इसको अवशोषित करेगी, अवशोषण, और यहां से क्या हो रहा है, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन और अवशोषण जो होगा वह सतत नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि यहां से प्रकाश कंटिन्यू जा रहा है और यह लगातार ले रहा है, धीरे धीरे आने दे भैया, आने दे, इस तरह से नहीं होगा। छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होगा, छोटे छोटे इस तरह से ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होगा। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट मिलेंगे, ये ले भैया एक पैकेट मिल गया तेरे को, ये ले दूसरा पैकेट, इस तरह से ऊर्जा के जो हैं पैकेट मिलेंगे। जैसे अपन को लड्डुओं के पैकेट मिलते हैं ना, वैसे ऊर्जा के पैकेट के रूप में होगा। और ये जो ऊर्जा के पैकेट हैं उन्हीं ऊर्जा के पैकेटों को क्या कहा,
फोटोन कहा। तो ये प्लांक का सिद्धांत था कि प्रकाश जो है वह फोटोन के रूप में होता है। तो देखो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, उन तीनों को तो अपन ने प्रकाश की प्रकृति या तरंग प्रकाशिकी में पढ़ लिया है। अब 19वीं शताब्दी में जो ये खोज हुई प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको पढ़ेंगे। और इसके लिए यह कौन सा सिद्धांत दिया गया, प्लांक का ये जो फोटोन सिद्धांत है, इसको इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। बाकी ये जो रमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव जो है वो आप आगे जब फर्दर स्टडी करेंगे आगे की क्लासों में, कॉलेज वगैरह में, तब आप इनको पढ़ेंगे, रमन को और कॉम्पटन प्रभाव को। तो इस चैप्टर में अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। तो देखो यहां से एक और चीज सामने आई। क्या चीज सामने आई कि अपन ये बात तो बोल सकते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है, क्योंकि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सबको अपन ने कैसे समझाया था, तरंग के आधार पे समझाया था। तो अपन ने क्या बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है, लेकिन उसी तरंग जो है वो तरंग भी कण के रूप में होती है। तरंग किस रूप में होती है, कण के रूप में होती है। अरे तरंग जो है कण के रूप में हुई तभी तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव हुआ। तो प्रकाश, ये तो बात श्योर हो गई कि प्रकाश जो है वह तरंग के रूप में होता है, और वो जो तरंग है वह तरंग कण के रूप में होती है। तो क्या अपन यह भी कह सकते हैं कि अपने पास में कोई कण है और वह जो कण होगा वह कण भी तरंग के रूप में होगा। तो इस चैप्टर में अपन दो चीजें स्टडी करेंगे। दूसरी चीज क्या बोली मैंने, बोली दूसरी चीज कि अपने पास में कोई कण पुंज है। कण पुंज का मतलब बहुत सारे कण हो गए, या कणपुंज जैसे बोल सकते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन का पुंज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह से कण ही है, तो इलेक्ट्रॉन पुंज है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है, यह इलेक्ट्रॉन पुंज भी तरंग के रूप में हो सकता है क्या। तो अपन ने देखा कि ये जो छोटे छोटे कण होते हैं यह भी तरंग के रूप में हो सकते हैं। ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के पुंज है यह भी तरंग के रूप में हो सकते हैं। और उस चीज को अपन ने क्या बोला कि कण जो है उसकी तरंग प्रकृति होती है। तो उस कण से जो तरंग संबंधित होगी, उस कण की जो तरंग होगी या उस कण से जो तरंग संबंध रखती है, उस तरंग को बोला अपन ने द्रव्य तरंग। क्या बोला अपन ने, द्रव्य तरंग बोला। तो ये है जो चैप्टर है, इसको अपन दो भागों में पढ़ेंगे। कौन से दो भाग हो गए, एक भाग तो हो गया अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव। पहले तो अपन पढ़ेंगे कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो अपन क्या देखेंगे इसमें कि छोटे छोटे ये जो तरंग पढ़ी थी, प्रकाश क्या है, तरंग है, यह फोटोन के रूप में भी होती है। तो फोटोन का सिद्धांत पढ़ेंगे, आइंस्टीन की समीकरण पढ़ेंगे, और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा भाग हो गया कि जिस तरह से तरंग जो है वह किसके रूप में हुई, इस प्रकाश विद्युत प्रभाव में अपन क्या कहेंगे, तरंग जो है वह कण के रूप में होती है। तो दूसरी बार क्या कहेंगे अपन, कण जो है उसके संगत भी कोई तरंग होती है, कण से संबंधित भी कोई तरंग होती है, और उस तरंग को क्या कहते हैं अपन, द्रव्य तरंग कहते हैं। फिर आप कहोगे सर आप भी तो एक कण ही हो, तो आप भी तरंग होने चाहिए, और जब मैं तरंग होगा, मैं अगर तरंग होऊंगा तो मैं इस तरह से सीधा क्यों चल रहा हूं, तरंग तो जो है इस तरह से चलती है ठुमके लगा करके। तो सर आप तो ठुमके लगा के नहीं चल रहे। तो वो सारी बातें भी अपन इसमें पढ़ेंगे कि मेरे से संबंधित जब मैं चलता हूं तब भी तरंग होती है, क्योंकि मैं भी एक कण हूं। लेकिन फिर आपको दिखाई क्यों नहीं देती, मेरे ठुमके जो हैं वो आपको दिखाई क्यों नहीं देते। तो वो सारी बातें अपन इस द्रव्य तरंग में पढ़ेंगे। तो ये होगा अपना चैप्टर। इस चैप्टर में अपन दो चीजों भागों में पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंग।
तो चलो अब अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो या इस लेक्चर के नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में अपन केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा रियल चैप्टर जो स्टार्ट होगा अपना वह कल से स्टार्ट होगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। बच्चों देखिए पहला पॉइंट जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन क्या होता है? तो अपन को पता है कि जो धातु होती है उस धातुओं में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एक धातु का टुकड़ा है। इस धातु में जो है यह मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या है अपने पास में? धातु है और धातु में क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति का मतलब क्या होता है कि धातु के अंदर ही इधर उधर घूमते रहते हैं लेकिन धातु से बाहर निष्कासित नहीं हो सकते। इस धातु से बाहर जो है निष्कासन नहीं हो सकता। बाहर निष्कासित नहीं हो सकते। बाहर निष्कासित क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है यह इलेक्ट्रॉन धनावेशित कणों से आकर्षित रहते हैं। धनावेशित कणों से आकर्षित रहते हैं। धनावेशित कण जो हैं वो इनको अपनी ओर बांधे रखते हैं। इनकी जोड़ी है ये कपल है तो इलेक्ट्रॉनों को जो है बाहर जाने नहीं देंगे। धनावेशित कण इनको पकड़े रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस धातु से बाहर निष्कासित नहीं हो सकते। धातु से बाहर निष्कासित नहीं हो सकते। और अगर अपन इनको बाहर से कोई ऊर्जा प्रदान करें तो उस ऊर्जा को प्राप्त करके उस ऊर्जा को लेकर के यह इलेक्ट्रॉन जो है इस धातु से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को अपन इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहते हैं कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन के लिए क्या जरूरी है? बाहर से कोई ना कोई ऊर्जा अपन को मिले। तो ये जो बाहर से ऊर्जा मिल रही है यह ऊर्जा 4 तरीके से मिल सकती है। तो उन 4 तरीकों के आधार पर ये जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो है यह भी 4 तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? एक तो ऊर्जा जो है वह ताप के रूप में मिल सकती है तो हो जाएगा तापीय उत्सर्जन। कौन सा? तापीय उत्सर्जन। दूसरा जो है अपने पास में ऊर्जा जो है वह विद्युत क्षेत्र लगा के भी दे सकते हैं अपन। कैसे दे सकते हैं? विद्युत क्षेत्र लगा करके। तो दूसरा उत्सर्जन जो है वह हो जाएगा विद्युत क्षेत्रीय उत्सर्जन। विद्युत क्षेत्रीय उत्सर्जन। तीसरा जो है वो हो जाएगा अपने पास में अभी जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और चौथा हो जाएगा अपने पास में द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन।
तो ये चारों उत्सर्जन क्या है, इनकी एक बार अपने बेसिक स्टडी कर लेते हैं कि कौन से उत्सर्जन में क्या होता है। तो चलो चारों उत्सर्जन को अपने बेसिक देख लेते हैं। तो देखो पहला क्या है अपने पास में, पहला है तापीय उत्सर्जन। तो देखिए तापीय उत्सर्जन क्या होता है भैया, अपने पास में यह एक धातु है, इस धातु को जो है अपन ने ताप प्रदान किया, इस धातु को कहने का मतलब जो है अपन ने ताप दिया, ताप बढ़ाया, गर्म किया। तो इसमें जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करके, आवश्यक ऊर्जा को अवशोषित करके, आवश्यक ऊर्जा को अवशोषित करके इस धातु सतह से उत्सर्जित हो जाते हैं, इस धातु सतह से बाहर निकल के भाग जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे। तो इस घटना को जो है अपन क्या कहते हैं, तापीय उत्सर्जन कहते हैं। धातु का ताप बढ़ाने से धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आवश्यक तापीय ऊर्जा को, यहाँ पे ऊर्जा कौन सी मिलेगी, तापीय ऊर्जा, आवश्यक तापीय ऊर्जा को अवशोषित करके उत्सर्जित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो उसको तापीय उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा जो पढ़ा था अपन ने वो पढ़ा था विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। देखिए विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है, अपन ने यह जो धातु का टुकड़ा था, इस धातु के टुकड़े पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, विद्युत क्षेत्र मतलब है प्लस माइनस, विद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो इस धातु के टुकड़े पर विद्युत क्षेत्र लगाने से इस धातु के टुकड़ा जो है इसको विद्युतीय ऊर्जा मिल जाएगी। तो इसमें यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन विद्युतीय ऊर्जा को अवशोषित करे, विद्युतीय ऊर्जा का अवशोषण कर उत्सर्जित हो जाते हैं। जब अपन किसी धातु पर अत्यधिक तीव्रता का विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, बहुत ज्यादा तीव्रता का विद्युत क्षेत्र मतलब करंट लगा दिया बहुत ज्यादा, तो अत्यधिक तीव्रता का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत ऊर्जा का अवशोषित कर उत्सर्जित हो जाते हैं। अरे करंट लगाएंगे तो करंट में तो ऊर्जा होती ही है, तभी तो अपने एसी, फैन, कूलर, टीवी सब चल रहे हैं, उसी ऊर्जा के कारण। तो ये विद्युत दे दी इसको, तो इसका अवशोषित कर लेंगे, ले लेंगे उस ऊर्जा को और फिर भाग जाएंगे, धातु की सतह से बाहर उत्सर्जित हो जाएंगे। तो इस उत्सर्जन को कहते हैं अपन विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। थर्ड देखो कौन सा है, थर्ड है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तीसरा है अपना प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, यह अपने पास में धातु की एक सतह है, यह धातु है, क्या है अपने पास में, यह धातु है। इस धातु में क्या होंगे, इस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस धातु पे जो है अपन ने, इस धातु पर प्रकाश का या विकिरण का आपतित होता है, इस तरह से इस धातु पे जो है प्रकाश आपतित किया अपन ने। अब देखो यह जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मान लो 10H ऊर्जा चाहिए, कितनी ऊर्जा चाहिए,
10 H ऊर्जा चाहिए। यह H के रूप में क्यों माना अपन ने, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब आपने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें बोला था कि ऊर्जा जो होती है E वह कितनी होती है, प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वह कितनी होती है, h न्यू होती है। h क्या होता है, प्लांक नियतांक। h क्या है, प्लांक नियतांक। और न्यू क्या है, प्रकाश की आवर्ती है। ठीक है, तो मान लो ये जो प्रकाश आ रहा है इसकी ऊर्जा जो है वो कितनी हो जाएगी, h न्यू हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब ये जो प्रकाश आ रहा है इसकी आवर्ती कितनी है, न्यू आवर्ती है। इस न्यू को अगर h से गुणा कर दूंगा तो इस प्रकाश की क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। और ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मान लो इसके इसी के रूप में ऊर्जा लिखता हूं। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा h न्यू नॉट है। कितनी ऊर्जा चाहिए इसको इसी के रूप में लिखा। वैसे इस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी उसका कोई ना कोई मान होगा, जैसे जूल में ले अपन या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले। ठीक है, कुछ भी जूल मान लो, 100 जूल मान लो, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, इस तरह से कितने भी इसको ऊर्जा चाहिए बाहर निकलने के लिए, उस ऊर्जा को अपन ने h न्यू नॉट के रूप में लिख लिया। तो यह जो प्रकाश आ रहा है इस प्रकाश की ऊर्जा तो कितनी हो गई, h न्यू। और इसको बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कितनी चाहिए, h न्यू नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम ये जो प्रकाश आ रहा है इस आने वाले प्रकाश की ऊर्जा इस ऊर्जा से ज्यादा होगी। कहने का मतलब h न्यू का मान जो है वह h न्यू नॉट से ज्यादा होगा। तभी तो ये ऊर्जा, अगर आने वाली ऊर्जा ज्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, उत्सर्जित होगा। अरे ये न्यू आवर्ती का प्रकाश आ रहा है तो इस प्रकाश की ऊर्जा कितनी हो गई, h न्यू हो गई। ऊर्जा कितनी हो गई, h न्यू हो गई। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकलने के लिए ऊर्जा कितनी चाहिए, h न्यू नॉट। अगर प्रकाश की ऊर्जा h न्यू नॉट से ज्यादा है या इसके बराबर है तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, नहीं तो बाहर नहीं निकल पाएगा। मैं आपको 100 रुपए दूं और बोलूं कि इंडिया से बाहर चले जाओ, तो चले जाओगे क्या बाहर इंडिया से, नहीं जा पाओगे क्योंकि फ्लाइट का खर्चा इतना ज्यादा है। मैं आपको 50,000 रुपए दूं तो शायद आप इंडिया से बाहर जा सकते हो, लेकिन 100 रुपए में नहीं जा सकते। इसलिए जो मैं ऊर्जा दे रहा हूं वो अगर ज्यादा दे रहा हूं, जैसे आपको बाहर जाने के लिए 40,000 रुपए चाहिए, तो अगर मैं 40,000 रुपए से ज्यादा ऊर्जा दे रहा हूं, ज्यादा रुपए दे रहा हूं, तभी आप बाहर जा सकते हो। तो ये आने वाली ऊर्जा ज्यादा होगी तो ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो दोनों तरफ H को काट दे तो क्या बच गया कि जो आपतित प्रकाश की आवर्ती, आपतित प्रकाश की आवर्ती, आपतित प्रकाश की आवर्ती जो है वह इस न्यू नॉट आवर्ती से ज्यादा होनी चाहिए। और ये जो न्यू नॉट जो आवर्ती है इस यह कम कितनी हो गई, कम से कम आवर्ती हो गई। कहने का मतलब जब इतनी आवर्ती का कम से कम इतनी आवर्ती होगी तभी इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा। तो यह क्या हो गई, न्यूनतम आवर्ती। क्या हो गई, न्यूनतम आवर्ती। और इसी न्यूनतम आवर्ती को जो है अपन देहली आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, देहली आवर्ती कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या हो जाएगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हो जाएगा यदि धातु पर आपतित प्रकाश की आवर्ती दहली आवर्ती के बराबर या उससे ज्यादा है
तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इसी को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू दहली आवर्ती न्यू नॉट के बराबर या उससे ज्यादा है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इसी घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो ये केवल 2 लाइन है इसकी। ये जो दहली आवर्ती जो है या न्यूनतम आवर्ती जो है इसको समझाने के लिए अपन ने इतनी रामायण रची है। नोट्स में आपको 2 लाइन ही लिखी हुई मिलेगी कि यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती इस न्यूनतम आवर्ती जिसको अपन दहली आवर्ती बोलते हैं उसके बराबर या उससे अधिक है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो इसको अपन जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो 4th द्वितीयक उत्सर्जन। नेक्स्ट है अपना द्वितीयक उत्सर्जन। तो देखो द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है। द्वितीयक उत्सर्जन, तो देखो द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है। यह अपने पास में एक धातु है और इस धातु में जो है इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये तो हो गई धातु और ये हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर या इस धातु पर अपन अत्यधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन, ऐसी अत्यधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आपतित करते हैं। क्या करते हैं? आपतित करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फेंक के मारते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तो जब किसी धातु पर अत्यधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आपतित करवाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यह इलेक्ट्रॉन धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है। क्या करता है? टक्कर करता है। टकराने के बाद में क्या करता है? यह इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ऊर्जा इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देगा। थोड़ी सी ऊर्जा जो है कि मेरे पास तो भैया बहुत ज्यादा है, मैं तो वैसे ही तोड़ के आया हूं, मेरे पास ऊर्जा ज्यादा है तो थोड़ी सी तू ले ले। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को जैसे ही थोड़ी सी ऊर्जा मिली यह इलेक्ट्रॉन जो है इस धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाएगा और इसी उत्सर्जन को क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। तो द्वितीयक उत्सर्जन क्या हुआ? जब किसी धातु पर अत्यधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आपतित किए जाते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करके कुछ ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं। उस ऊर्जा को लेकर के मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं जिसको द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि धातु से जो है इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे निकल सकते हैं। तो चैप्टर जो है रियल जो चैप्टर है अपना सिलेबस वाइज प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो ओके बच्चों, लेक्चर को अच्छे से पढ़ना और लेक्चर के नोट्स बनाना। जय हिंद, जय भारत।